हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप लोग। वेलकम टू जीएससी यूट्यूब चैनल। बच्चों, आज हम डिस्कस करेंगे। आप लोग कह रहे थे कि आपके पास फ्लूइड मैकेनिक्स में आपके पास क्वेश्चन है, MCQ कराया जाए, जिससे आपका एक डिवीजन आपके पास स्टार्ट हो जाए। ठीक है, तो फ्लूइड मैकेनिक्स बेसिक से आपके पास पार्ट 1 है, दूसरा पार्ट 2 है। आज पार्ट 1 कराते हैं। तो आपको देखना है आपके पास कितनी है जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हमेशा आते रहते हैं, तो वो बिल्कुल आपको क्वेश्चन कराया जा रहा है। सो इजी टू मॉडरेट, यानी कि आपके पास कह सकते हैं थोड़ा बहुत डिफिकल्टी लेवल पे जा सकते हैं, पर क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही आसान मिलेगा और अच्छा मिलेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आपके एमसीक्यू से, और आपको ऑप्शन दिखाना है। ठीक है, स्लाइड को पॉज करिएगा, इसके बाद आंसर देखिएगा और करेक्ट करिए, मिलाइएगा कितना आपके पास क्वेश्चन बनते हैं। सो स्टार्ट करते हैं बच्चों। यहाँ से फर्स्ट आपके पास फ्लूइड मैकेनिक्स में क्या है, न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी क्या होता है। ठीक है, तो एक एक चीज फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़ाया गया आपके पास, और इसका एमसीक्यू रख गया था आपके पास 100 एमसीक्यू, वो करा रहे हैं आपसे, जिससे आपका रिवीजन हो जाए। सो न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी दैट क्या है आपके पास, शियर स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी। क्या न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी में हमने पढ़ा था, क्या शियर स्ट्रेस जो टाउ था आपके पास, क्या आपके पास शियर वेलोसिटी के क्या है, प्रोपोर्शनल है। ओके, दूसरा है शियर स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी ग्रेडियंट। शियर स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू शियर स्ट्रेन, एंड शियर स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू विस्कोसिटी। तो कौन सा ऑप्शन रहेगा, तो शियर जो न्यूटन का टाउ गलत आपके पास प्रोपोर्शनल टू, ठीक है, ये तो आपके पास इसका du अपॉन dy, इसके du अपॉन dy, जैसे प्रोपोर्शनल करेंगे तो ये आ जाएगा म्यू इनटू du अपॉन dy। म्यू आपके पास क्या था, विस्कोसिटी था, बाकी है तो शियर स्ट्रेस किसके प्रोपोर्शनल है आपके पास, प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी ग्रेडियंट। देख रहे हैं यहाँ पर ये du by dy है, वेलोसिटी ग्रेडियंट। तो आपके पास क्या हो जाएगा, आपके पास तो ये हो जाएगा आपके पास वेलोसिटी ग्रेडियंट। ठीक है, क्या हो जाएगा, वेलोसिटी ग्रेडियंट। आ जाओ सेकेंड, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज नो यूनिट। इसमें से कौन सा ऐसा प्रॉपर्टी है जिसका यूनिट नहीं है। तो सरफेस टेंशन का यूनिट होता है, तो सरफेस टेंशन की यूनिट बच्चों क्या होता है, ये सरफेस टेंशन आपके पास सिग्मा डिनोट करते हैं F by L, यानी फोर्स पर यूनिट एरिया, न्यूटन पर मीटर, ये इसकी यूनिट हो गया। काइनेमेटिक विस्कोसिटी, इसकी भी यूनिट होती है, काइनेमेटिक विस्कोसिटी को न्यू से डिनोट करते हैं, इसकी यूनिट होती है मीटर स्क्वायर पर सेकंड। और स्ट्रेन, स्ट्रेन क्या होता है आपके पास, स्ट्रेन होता है चेंज इन लेंथ, चेंज इन लेंथ डिवाइड बाय ओरिजिनल लेंथ। तो चेंज इन लेंथ, ये भी लेंथ हो गया, ये भी लेंथ हो जाएगा, लेंथ लेंथ का यूनिट मीटर बाय मीटर काट देंगे आप, कट के जाएंगे नो यूनिट, क्या हो जाएगा, नो यूनिट। स्ट्रेन एक ऐसा है आपके पास, बल्क मॉडुलस इसका भी यूनिट होता है, बल्क मॉडुलस होता है कि ये होता है P अपॉन डेल P बाय V। तो इसकी भी यूनिट हो जाएगी आपके पास न्यूटन, ये आ जाएगा कितना रहेगा, न्यूटन पर और इसकी यूनिट जाएगी। जितने वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन हो गया तो उसका यूनिट नहीं होगा, लेकिन इसकी यूनिट होगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर एम स्क्वायर, ये हो जाएगा। तो आपसे क्या है, स्ट्रेन एक ऐसा प्रॉपर्टी है जो आपसे क्या है, यूनिट लेस है। क्या है, जो यूनिट लेस है, इसमें यूनिट नहीं है। ठीक है, बिल्कुल आपके पास ऐसे क्वेश्चन मिलते हैं आपके एग्जामिनेशन में। तो व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग सेट्स ऑफ कंडीशन क्लियरली अप्लाई टू आइडियल फ्लूइड। आइडियल फ्लूइड के लिए ऐसा कौन सी प्रॉपर्टी है जिसे क्लियरली अप्लाई कर सकते हैं हम लोग, तो वो आपके लिए आइडियल कंडीशन में तीन केस रिक्वायर है बच्चों। कोई फ्लूइड आइडियल तभी हो सकता है जब कैसा हो चाहिए, वो इनविस्कस होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, इनविस्कस होना चाहिए। दूसरा कंडीशन है इनकम्प्रेसिबल होना चाहिए, इनकम्प्रेसिबल होना चाहिए। और आपके पास तीसरा है आपके पास नो सरफेस टेंशन। इसमें देखो क्या क्या मिल रहा है आपके पास, इनविस्कस मतलब नॉन विस्कस है, और इनकम्प्रेसिबल होना चाहिए, तो आपके पास फिर क्या हो जाएगा, आपके पास आइडियल। बी ऑप्शन क्या हो जाएगा आपके पास, करेक्ट। ठीक है, बहुत अच्छा है। जेईई एग्जामिनेशन आपके लिए बहुत बार क्वेश्चन आता है, हर बार एग्जाम जेईई में आगे टपक जाता है। तो सो बी केयरफुल, कैसा है आपके पास, नोट्स रिवाइज करेंगे, आपके पास सब कुछ चैनल मिलता जाएगा। द विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड डिक्रीज विद इंक्रीज इन टेंपरेचर। भाई विस्कोसिटी आपको बताना है किसके लिए, लिक्विड के लिए। तो लिक्विड का इफेक्ट कैसा होगा, टेंपरेचर को इंक्रीज कर देंगे।
भाई टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे तो आपके पास विस्कोसिटी घटेगा या बढ़ेगा, हमको बताना है। भाई टेम्परेचर जब इंक्रीज करेंगे तो विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड क्या होता है आपके पास, डिक्रीज होता है। और इसका आपके पास अपोजिट गैसेस का देखा जाए तो टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो विस्कोसिटी आपके पास गैसेस में इंक्रीज होती है। क्यों होती है, इसमें मॉलिक्यूलर मोमेंटम ट्रांसफर होता है, इसलिए हमारे पास क्या होती है, ये इंक्रीज होती है। और ये लिक्विड है, इसमें क्या आपके पास कोहेसिव फोर्स क्या होता है, डिक्रीज कर जाती है। क्या रहती है, कोहेशन आपके पास, कोहेशन दो एटम के बीच की जो कोहेशन होता है वो क्या होता है, डिक्रीज कर जाती है। क्या रहती है, डिक्रीज। ठीक है, तो कोहेशन डिक्रीज, कोहेशन बताया था मैंने क्या होता है आपके पास। सेम आपके पास फ्लूइड में जो लिक्विड की बात करें तो सेम लिक्विड के बीच में जो फोर्स अट्रैक्शन लग रहा है वही आपके पास क्या है, वही डिक्रीज हो जाएगी, जिसकी विस्कोसिटी क्या हो जाएगी, तो डिक्रीज कोहेसिव फोर्सेस। सो दिस रीजन विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड डिक्रीज विथ इंक्रीज द टेम्परेचर। सो ए इज द करेक्ट ऑप्शन। फिर है आगे बीच में आता है, ये तो हो चुका है बच्चों, ये आपके पास शायद दोबारा क्वेश्चन आ गया। ठीक है, तो ये स्ट्रेट हो जाएगा इसमें। The falling drop of rain acquires spherical shape and a counter। अगर पानी की बूंदे बेटा गिर रही है तो स्फेरिकल शेप बन जाता है। क्यों बन जाता है ये बताना, क्या विस्कोसिटी होना चाहिए, क्या सरफेस टेंशन होना चाहिए, क्या ये वेपर प्रेशर का कारण होता है या कंप्रेसिबिलिटी के कारण होता है। तो सरफेस टेंशन है, सरफेस टेंशन क्या करता है, वो आपके पास प्रॉपर्टी है जो एटम या मॉलिक्यूल या आपके पास जो भी लिक्विड है वो अपने ट्राई टू क्या करता है, अपने सरफेस को एकदम क्लोज यानी कि अपने को एकदम संकुचित कर देता है, जिससे क्या होता है वो स्फेरिकल रूप से दिखाई देने लगती है। तो आपके पास सरफेस टेंशन क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन। द विस्कोसिटी ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर। इसका मतलब विस्कोसिटी ऑफ वाटर की बात करें बच्चों, और ये विस्कोसिटी ऑफ एयर तो कितना होता है, ये 55 गुना कितना होता है आपके पास, इतना होता है। कितना गुना होता है, 55। मैंने लिखवाया था, मैंने बोला था सिगरेट को याद रखिए, आपको एग्जाम में टपक जाते हैं और हमेशा क्वेश्चन इस टाइप के बन जाते हैं क्वेश्चन। ठीक है, तो कितने टाइम, 55 गुना आपके पास यहां से होगा। चूज द करेक्ट रिलेशनशिप। इसमें से कौन सा रिलेशनशिप है जो करेक्ट है, तो आपने फॉर्मूला अगर पढ़ा है तो आप आराम से कर सकते हैं, बहुत इजी है। क्या स्पेसिफिक ग्रेविटी और ग्रेविटी इनटू डेंसिटी होता है, क्या स्पेसिफिक ग्रेविटी को आप मान लो एनसी है, ये क्या दिया आपके पास, ग्रेविटी इनटू डेंसिटी मतलब रो, ये होता है नहीं। स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होता है, स्पेसिफिक ग्रेविटी आपके पास क्या होता है कि डेंसिटी आप क्या हो जाएगा किसी भी सब्सटेंस का अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर का होता है। ये तो बिल्कुल नहीं बात। क्या डायनामिक विस्कोसिटी इक्वल टू काइनेटिक विस्कोसिटी इनटू डेंसिटी। तो काइनेटिक विस्कोसिटी क्या होता है बच्चों, वो होता है डायनामिक विस्कोसिटी बाय क्या होता है, म्यू बाय रो। तो डायनामिक विस्कोसिटी म्यू है तो क्या हो जाएगा, न्यू इनटू रो बराबर म्यू। तो डायनामिक विस्कोसिटी इक्वल टू काइनेटिक विस्कोसिटी इनटू डेंसिटी आपके पास गिवन है। कौन सा ऑप्शन जाएगा, बी ऑप्शन क्या हो जाएगा आपके पास, करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। द न्यूटोनियन फ्लूइड द शियर स्ट्रेस इज directly proportional to viscosity, inversely proportional to viscosity, directly proportional to deformation rate, directly proportional to shear stress। तो क्या हो जाएगा आपके पास चार ऑप्शन है, आपको देखना है। वही है टाउ इक्वल टू क्या हो जाएगा, म्यू इनटू डी यू अपॉन डी बाय, या टाउ इक्वल टू क्या हो जाएगा, म्यू इनटू डी थीटा बाय डी वाई। तो टाउ प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा आपके पास, ये रेट ऑफ डिफॉर्मेशन क्या हो जाएगा, रेट ऑफ डिफॉर्मेशन। इसमें ग्रेडियंट नहीं दिया, वेलोसिटी ग्रेडियंट दिया होता तो टिक कर देते, और इसमें वेलोसिटी ग्रेडियंट नहीं दिया है। इसमें क्या दिया, ये स्पिन दिया या तो डिफॉर्मेशन रेट दिया है। तो डिफॉर्मेशन रेट आपके पास ये है, यहां से आप क्या लेंगे, ये हो जाएगा। The excess pressure in droplet is 0.002 meter. Diameter of fluid with surface tension is 0.01 Newton meter. सरफेस टेंशन की वैल्यू दे रखा है कितना, किसके लिए दिया, ये देखो ये ड्रॉपलेट ले लिया है, इसके लिए ड्रॉपलेट के लिए। ड्रॉपलेट के लिए सिग्मा की वैल्यू क्या होता है आपके पास, 2 सिग्मा बाई आर। चेंज इन प्रेशर कितना होता है, 2 सिग्मा बाई आर। फॉर्मूला लिखवाया था मैंने ड्रॉपलेट के लिए,
सिग्मा सरफेस टेंशन आर रेडियस। तो चेंज इन प्रेशर आपके पास गिवन है, कितना दिया है, एक्सेस प्रेशर पूछा है कितना होगा, कोई बात नहीं। 2 आपके पास है, सिग्मा आपकी वैल्यू आपके पास दिया है, कितना दिया है, फिर सरफेस टेंशन की वैल्यू दे रखा है आपसे 0.01 डिवाइड बाय ये डायमीटर दिया है, तो रेडियस करेंगे तो कितना आ जाएगा, बाय 2 कर देंगे तो 0.001, ठीक है। तो अब ये डायमीटर दिया है, डायमीटर की वैल्यू कितना दिया है, 0.002 मिलीमीटर दिया है। तो आप जैसे ही करेंगे आप उसको रेडियस निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 0.001। अब आपके पास सब कुछ वैसे ही रखा हुआ है। अब क्या करो, यहाँ से कितना हो जाएगा, यहाँ से 0.02 डिवाइड बाय 0.01, तो 0.02 डिवाइड 0.001 आपके पास है, तो यहाँ से कितना आ जाएगा आपके पास भाई, आप इसमें मल्टीप्लाई करो, कितना करेंगे आप, तो 2 डिवाइड बाय क्या हो जाएगा, इसमें से आप कितना मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 100 मल्टीप्लाई करेंगे 120, तो यहाँ पे 20 आ जाएगा आपके पास, कितना आ जाएगा 20 आपके पास आ जाएगा। चलिए सेलेक्ट द करेक्ट इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग। जो एब्सोल्यूट प्रेशर होता है आपके पास, जैसे देखो मैंने बताया था, प्रेशर डायग्राम बताया था तीनों का, इससे अलग अलग बताया था, ठीक है। यहाँ पे 3 प्रेशर लिया था मैंने, क्या क्या लिया था, एक पहले लिया था, यहाँ पे था आपके क्या प्रेशर था आपके पास, ये आपके पास प्रेशर था एटमॉस्फेरिक प्रेशर, कितना था आपके पास, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, और यही पे जाते थे गॉस प्रेशर था, क्या होता है, और यहाँ से जाएंगे ऊपर, इसे बोलते हैं एब्सोल्यूट प्रेशर। एब्सोल्यूट प्रेशर आपके पास यहाँ पे, एब्सोल्यूट प्रेशर की बात करेंगे बच्चों, तो एब्सोल्यूट प्रेशर क्या हो जाएगा, ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस गॉस प्रेशर, भाई एटमॉस्फेरिक प्रेशर ये है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर ये हो जाएगा, प्लस ये गॉस प्रेशर जोड़ेंगे तो एब्सोल्यूट हो जाएंगे। तो एब्सोल्यूट की वैल्यू देखो, एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस गॉस प्रेशर, तो कौन सा ऑप्शन मिला आपके, फर्स्ट ऑप्शन मिला आपके पास, यहाँ से एब्सोल्यूट प्रेशर इज इक्वल टू गॉस प्रेशर प्लस एटमॉस्फेरिक प्रेशर, यहाँ से करेंगे। A clean glass tube of 2 mm diameter contain water at 400 degree centigrade, 440 degree centigrade. The capillary rise is approximately, तो कितना approximately capillary rise कर जाएगा आपको बताना है। The clean glass आप diameter क्या दिया है, diameter को दिया आपके पास 2 mm, contain water, टेम्परेचर दिया है हमें लग रहा है 40 डिग्री सेंटीग्रेड दिया है, कितना दिया है 40 डिग्री, वाटर है ना 40 है, इसमें करेक्शन कर लेना चाहिए यहाँ पर 40 डिग्री सेंटीग्रेड है, ठीक है। 400 पे आपको वाटर नहीं रहेगा, वो चल जाएगा वेपर में। द कैपिलरी राइज इज अप्रॉक्सीमेटली कितना होगा आपके पास, वो निकालना है, कितना वाटर अप्रॉक्सीमेटली, कोई बात नहीं, देखो कितना राइज करेगा, इसके लिए बच्चों हम लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा था, तो कैपिलरी एक्शन राइज करेगा एच, वो क्या हो जाएगा आपके पास, यहाँ पे हो जाएगा, आपने पढ़ा था कि डेल पी बराबर क्या होता है, 2 सिग्मा कॉस थीटा डिवाइड बाय क्या हो जाएगा, रो जी आर। मैंने फॉर्मूला अच्छे से लिखवाया हूँ, बताया हूँ कैसे भी कराया हूँ यहाँ पर। अगर आपसे पूछा है किसी लिए वाटर के लिए दिया, कितने लिए दिया ये, वाटर के लिए, वाटर के लिए थीटा वैल्यू कितना होता है हमेशा 0, तो कॉस 0 वैल्यू क्या हो जाएगा 1, तो आपके पास 2 इंटू सिग्मा, सिग्मा की वैल्यू कुछ दिया है, वाटर की वैल्यू होती है 0.073, ये एज्यूम में नहीं है दिया, मैंने याद रखना है इसको। रो की वैल्यू दिया है 1000 और डेंसिटी ये वाटर का 1000, जी आपके पास है 9.81 इंटू रेडियस, रेडियस आपके पास ये है 1 mm, 1 इंटू 10 टू पावर -3, ठीक है। ये हाइट आपके पास क्या हो जाएगा, चलिए इसको mm में लेना है, आंसर mm में आए तो mm में करोगे, कितनी करोगे बताइए कितना आ जाएगा, इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आप कहेंगे यहाँ से 2 से यहाँ आ जाएगा 500, 500 यहाँ से आ गया, जी की वैल्यू कितना ले लें हम 10 लेकर सॉल्व कर दें, ये हो जाएगा 5000, तो 0.073 डिवाइड बाय कितना आ जाएगा 5000, सो इसको कैलकुलेट करिए तो कितना आ जाएगा 505 बन जाएगा 1, ये कितना आ जाएगा 2, 5 × 5 इंटू 1000 इसको मल्टीप्लाई करेंगे, इसको मीटर में चेंज करेंगे एमएम में, तो 15 mm के आसपास आपके पास मिलेगा यहाँ से, तो कितना मिलेगा 15 mm के आसपास मिलेगा। द विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड इज, क्या होता है लिक्विड होता है डिक्रीज विद इंक्रीज टेंपरेचर, ऑप्शन ए क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा, एक बताया था मैंने। अब बताइए इसका यूनिट्स दिया है आपको, इसको क्या करना है मैच करना है, तो कौन कौन सा होगा। डायनेमिक विस्कोसिटी का यूनिट क्या होता है बताओ,
भाई डायनेमिक विस्कोसिटी का यूनिट क्या होगा, का यूनिट क्या होता है, काइनेटिक विस्कोसिटी का यूनिट क्या होता है, और टॉर्जनल स्टिफनेस मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी आपके पास दिया है। तो इसमें देखो सोम का भी आ गया, टॉर्जनल स्टिफनेस दिया आपके पास, और कितना दिया है, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी आपके पास दिया है। ठीक है जी, इसकी वैल्यू सबकी बताना है कितना होगा। तो डायनेमिक विस्कोसिटी याद है आपको, इसका यूनिट होता है आपके पास न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर। तो ए का कितना हो जाएगा 3। काइनेमेटिक विस्कोसिटी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड, ये कितना हो जाएगा, तो 3 भाई मैच कर रहा है। टॉर्जनल स्टिफनेस क्या हो जाएगा, न्यूटन पर मीटर, कितना हो जाएगा 4, और ये रहेगा 1। कौन सा ऑप्शन मैच कर दिया, 3, 2, 4। आपको सिर्फ 2 ही चीज पता होते हैं बच्चों यहाँ से, बस ये चीजें, तब भी आप आंसर ला सकते हैं, क्योंकि आपको पता 3 का आपके पास कितना हो गया, 2 कितना हो जाएगा इतना। ठीक है, तो रिवीजन आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट बनाना। कैविटेशन इज कॉल्ड बाय, कैसे होता है बहुत बताया था अच्छे से, लो सरफेस टेंशन, हाई प्रेशर, लो प्रेशर एंड लो क्या है, लो वेलोसिटी। तो लो वेपर प्रेशर यहाँ होना चाहिए आपसे, लो वेपर प्रेशर कितना हो जाएगा, लो वेपर प्रेशर का क्या होता है आपके पास, कैविटेशन होता है। सरफेस टेंशन इज ड्यू टू, क्यों होता है सरफेस टेंशन, सिर्फ और पोर्शन ओनली। ठीक है, सॉरी ये क्या हो जाएगा, ये पोजीशन ओनली रिगार्डिंग सरफेस टेंशन होता है। द इंटेंसिटी ऑफ प्रेशर एट एनी इन अ लिक्विड एट रेस्ट इज सेम इन द ऑल डायरेक्शन, द अबव स्टेटमेंट इज नोन एज। इसने कहा ये एक ऐसा क्या है प्रेशर का, बताओ हर जगह प्रेशर सेम होगा, हर डायरेक्शन में सेम होगा। तो ये प्रेशर किसने दिया है, स्टेटमेंट, अगर फ्लूइड रेस्ट में होता तो ये दिया है पास्कल लॉ ने, किसने दिया है, पास्कल लॉ। पास्कल लॉ कहते हैं अगर फ्लूइड अगर रेस्ट में है तो हर जगह किसी पॉइंट पे जाएंगे प्रेशर हर जगह लगेगा, बराबर लगेगा, सेम लगेगा। विच आर द फॉलोइंग इज ए मैकेनिकल गॉज, इसमें से मैकेनिकल गॉज के नाम से किसको जानते हैं हम लोग, तो डायफ्राम गाज, डेड वेट प्रेशर गाज, बर्डन ट्यूब प्रेशर गाज, ऑल ऑफ देयर। तो इसमें सभी आपके पास क्या है, सभी मैकेनिकल गॉज है। यहाँ पे डी आपकी क्या हो जाएगा आपके ऑप्शन, ऑल ऑफ देयर, सभी क्या है मैकेनिकल गॉजेज है जो प्रेशर को मेजरमेंट करते हैं। एक क्वेश्चन दिया है, डिफरेंशियल मैनोमीटर हेड इज 1.8 मीटर, ये हेड दिया है, कितना दिया, लिक्विड दिया है 1.8 मीटर हेड दिया है, ऑफ लिंब ए in found balance a 8.9 meter of fluid B, 0.9 मीटर के आपके पास ये फ्लूइड दिया है। The ratio of specific gravity A and B, तो यहाँ का प्रेशर क्या करो, बराबर कर दो दोनों का, भाई यहाँ का दोनों का प्रेशर बराबर हो जाएगा। तो आप जाइए यहाँ से स्टार्ट करिए, ये आपके पास प्रेशर था, तो दोनों प्रेशर आपके पास सब सेम है। तो आप देखो यहाँ से पहला मान लो आपके पास स्लिम में प्रेशर दोनों क्या आपके पास गिवन है, तो हम यहाँ कर रहे हैं आपने प्रेशर दिए, ये हाइट देख रहे हैं आप, ये तो ये प्रेशर यहाँ पे होगा इस वाले प्रेशर, और ये हाइट का प्रेशर होगा। प्रेशर निकालो क्या, रो जी एच, भाई रो जी एच करेंगे तो रो जी एच में आपके स्पेसिफिक ग्रेविटी दिया है, स्पेसिफिक ग्रेविटी 1 इनटू क्या रहेगा हाइट 1.8 बराबर सिर्फ H2, दूसरा वाला ये वाला SB मान लो, ये ऐसे मान लो, ये कितना हो जाएगा, हाइट कितना दिया 0.9। इनका रेशियो निकाल लेते हैं, क्या पूछा है, बैलेंस द रेशियो स्पेसिफिक ग्रेविटी A to B ऐसे बाई स्पेसिफिक ग्रेविटी B, तो कितना हो जाएगा यहाँ से 0.9 डिवाइड बाई कितना हो जाएगा 1.8, ये हो जाएगा 1/2 0.5, ये आपके पास करेक्ट हो जाएगा। दोनों का प्रेशर बच्चों यहाँ बराबर कर लो, ये हाइट यहाँ से लेके S1 इंटू H1, तो S1 A इंटू हाइट कितना आपके पास, ये यहाँ का प्रेशर यहाँ का प्रेशर इक्वल हो जाएगा, दोनों आपके पास रिलेशन आ जाएगा। बैरोमीटर मेजर क्या करता है, मेजर एटमॉस्फेरिक प्रेशर मेजर करता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर जहां पे हम लोग स्थित हैं वहां पर जितना प्रेशर है वो बैरोमीटर देगा। मैक्लोइड गेज आर यूज्ड फॉर मेजरिंग,
तो मैक्लियोड जो गेज होता है वो मेजरिंग क्या करता है, ये वैक्यूम को मेजर करता है। किसको मेजर करता है? वैक्यूम। मैक्लियोड गेज हमेशा वैक्यूम को मेजर करेगा। ठीक है, एक और इंस्ट्रूमेंट होता है, बताएंगे भी। If a mercury ion differential manometer shown is 20 centimeter differences of mercury level, the difference in pressure head is, the difference in pressure head कितना होगा ये बताना है आपको। The consider the specific gravity कितना ऑयल दिया है 0.3। तो बच्चों आपके पास मरकरी दिया है, एक ऑयल दिया है, इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी आपको पता है कितना 13.6 होता है, इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी दिया है 0.8 और डिफरेंस दिया है। तो मैंने बताया था कि चेंज आपके पास जो प्रेशर हेड होगा वो होता है फॉर्मूला x रो ऑफ मरकरी अपॉन रो ऑफ ऑयल माइनस 1। x आपके पास कितना दिया है 20 सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करेंगे बच्चों, 100 से डिवाइड करेंगे तो 2 हो जाएगा, 0.2 हो जाएगा। इसको करेंगे 13.6 डिवाइड बाय 0.8 माइनस 1, इसको सॉल्व करके कितना आ जाएगा आपके पास। तो मेरे हिसाब से यहाँ से आ जाएगा 136 डिवाइड बाई 8 में से 8 घटा लेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 128 डिवाइड बाई कितना हो जाएगा 8 इंटू 0.2 आपके पास पहले से भाई एक में 10 मल्टीप्लाई करेंगे 136 बाई 8 हो जाएगा, 8 इंटू 1 करेंगे 128 आ जाएगा आपके पास, डिफरेंस कर देंगे तो ये रहेगा। तो आप एक काम करिए, इसको फिर इधर से मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसको लिख सकते हैं 2 इंटू 12 पॉइंट कितना हो जाएगा 8 डिवाइड बाई 8, इसको करिए 4 से डिवाइड कर दिए, 4 से करिए आपके पास 3 पॉइंट ये जाएगा 2, 3.2 आपके पास आ जाएगा। 3.2 ये आपके पास ये हो गया मीटर ऑफ एयर। The resultant force on floating body will be F। तो भाई बॉडी फ्लोट कर रही है तो उस पर रिजल्टेंट आपके पास जो फोर्स लग रहा है तो वो कहाँ होगा, क्या वर्टिकली अपवर्ड टू सेंटर ऑफ बायंसी, भाई बायंसी के क्या लगेगा वर्टिकली डाउनवर्ड टू द सेंटर ऑफ बायंसी, वर्टिकली अपवर्ड टू द मेटा सेंटर, वर्टिकली डाउनवर्ड टू द मेटा सेंटर। तो ये भी नहीं मेटा सेंटर, ये भी नहीं है, तो ये लगेगा आपके पास वर्टिकली अपवर्ड क्या हो जाएगा टू द सेंटर ऑफ बायंसी। जैसे कोई बॉडी फ्लोट कर रही है बच्चों, जैसे मैंने बताया था कि आपके पास के लिक्विड है, इसमें कोई बॉडी है जो क्या कर रही है फ्लोट कर रही है, तो ये फ्लोट कर रही है यहाँ से इतना ये वाटर को डिस्प्लेस करेगा और जो वाटर डिस्प्लेस होगा इसका वेट के कारण होगा, इस ब्लॉक के वेट के कारण होगा, वाटर डिस्प्लेस करेगा तो इस पे फोर्स लगेगा, इसका परपेट क्या अपवर्ड फ्लो करेगा, तभी तो वो अपने को हल्का महसूस करता है। अब पानी में कूदेंगे तो आपको हल्का महसूस करेंगे क्योंकि आपके ऊपर एक वर्टिकली क्या लगेगा, जितना पानी डिस्प्लेस करेंगे उसका सेंटर उस पे आपके फोर्स लगेगा, उससे बोलेंगे क्या बोलेंगे सेंटर ऑफ बायंसी, वो वर्टिकली अपवर्ड की तरफ होता है, किस होता है वर्टिकली अपवर्ड की तरफ। ये आपके पास क्या है इन इंक्लाइंड प्लेन सबमर्ज्ड इन ए वाटर द सेंटर ऑफ प्रेशर इज लोकेटेड। अगर कोई कह दिया बच्चों की एक इंक्लाइंड प्लेट है और ये पानी में इस तरह से रख दिया गया है, इसमें पूछा है कि सेंटर ऑफ प्रेशर जो होगा, देखिए ये तो आपके पास x बार हो गया, सेंटर ऑफ प्रेशर कहीं नहीं नीचे होगा, वो होगा आपके पास h। सेंटर ऑफ प्रेशर हमेशा किससे नीचे करेगा और लाई करेगा, ये सेंट्रोइड है, सेंट्रोइड ऑफ द बार आपके पास ये x बार हमेशा नीचे होगा बिलो तरफ, तो कौन सा ऑप्शन जाएगा बी ऑप्शन, बिलो द सेंट्रोइड, यानी कि सेंट्रोइड क्या हो जाएगा बिलो नीचे काम करेगा आपके सेंटर ऑफ प्रेशर। ये सेंटर ऑफ प्रेशर हो गया, सेंट्रोइड हो गया, तो ये सेंटर ऑफ आपके पास सेंट्रोइड हो गया, तो यहाँ पे काम करेगा, ये जो डिस्टेंस आएगा ये वाला डिस्टेंस यही आपके पास एक्स्ट्रा आ जाएगा क्योंकि इससे नीचे वर्क करेगा, ठीक है। चलिए the point at which the total pressure on the surface is applied is called, तो कह रहा है कि वो पॉइंट बताइए जिसपे टोटल प्रेशर क्या हो रहा है आपके पास सरफेस पे अप्लाई करते उसे क्या बोलते हैं। तो टोटल प्रेशर किसी भी अप्लाई करेंगे, तो इसमें मैंने बोला कि कोई ब्लॉक है इस पे टोटल प्रेशर अप्लाई करना, पानी में डूबा हुआ है मान लो, इसमें जो फोर्स लगता है तो फोर्स ये तो x बार हो गया इसका सेंट्रोइड और ये इसके नीचे होता है सेंटर ऑफ प्रेशर, ये फोर्स कहाँ लगता है सेंटर ऑफ प्रेशर पे लगता है, ये फोर्स लगेगा आपके पास हमेशा सेंटर ऑफ प्रेशर पे लगता है और यही होता है आपके पास ओमेगा ए इंटू एक्स बार, ओमेगा मतलब रो जी इंटू एरिया इंटू एक्स बार, इसका सेंट्रोइड मल्टीप्लाई ये होता है, इतना लगता है यहाँ पर है। जब यहाँ पे लगेगा तो बस क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा पॉइंट कहाँ पे लग रहा है टोटल प्रेशर ऑन द सरफेस का, तो टोटल फोर्स का प्रेशर कहाँ पे लग रहा है आपके पास इस पॉइंट पर, इसका नाम है सेंटर ऑफ प्रेशर।
क्या है, सेंटर ऑफ प्रेशर। जो भी फोर्स लग रहे हैं कहां पे लग रहे हैं, सेंटर ऑफ प्रेशर। जितना भी प्रेशर लगेगा वहां कितना होगा, सेंटर ऑफ प्रेशर पे होगा। तो हाइड्रोस्टैटिक फोर्सेस आर प्लेन ऑन ए प्लेन सरफेस इज। तो हाइड्रोस्टैटिक फोर्सेस कितना लगेगा ऑन ए प्लेन सरफेस इज। तो प्लेन सरफेस पे कितना आपके पास लगाना है वो, तो मैंने बताया था। तो एरिया का सरफेस ऑफ द डेप्थ आपके पास सेंट्रॉइड है, एंड ऑफ द एरिया फ्री फ्रॉम सरफेस, सेंट्रॉइड ऑफ सरफेस बिलो द लिक्विड फ्री सरफेस। ठीक है, तो मैंने बताया था फोर्स कितना होता है बच्चों, वो होता ओमेगा एरिया इनटू एक्स बार। तो एक्स बार ये सेंट्रॉइड है, क्या ये सेंट्रॉइड है। तो अब आपसे पूछा गया, तो ओमेगा ए एच, क्या आपके पास एच इसमें दिया है, एच डेप्थ ऑफ सेंट्रॉइड दिया है। तो यही है सेंट्रॉइड, जहां ये है इसका मतलब यहाँ एच दे दिया, नाम चेंज है लेकिन मतलब एक ही है, डेप्थ ऑफ सेंट्रॉइड है। ये भी सेंट्रॉइड था आपके पास, ओमेगा इनटू एच। आपके पहला वाला ऑप्शन जो दिख रहा है यहाँ पे करेक्ट हो जा रहा है। इतना प्रेशर लगता है, इतना फोर्स लग रहा है उस पॉइंट पर। When a body is floating in a liquid, the given small angular displacement is stand oscillation about the point is known है। अगर मान लो ऐसी नाव है, शिप है ये, अब शिप क्या कर रही है, इसको थोड़ा सा डिफ्लेक्ट कर दिए, टेढ़ा कर दिए, तो ये ऑस्किलेट करेगी इसके बाद ऐसे 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 पानी में ऐसे ऐसे जा रही हो, ऐसे करेगी। तो वो किसके अबाउट रोटेट करता है, वो मेटा सेंटर के अबाउट क्या करता है आपके पास। क्यों मेटा सेंटर, देखो यहाँ पर मेटा सेंटर कैसे निकालते थे आपके पास। ये तो आपके पास क्या हो गया, चलो ये ग्रेविटी हो गया, सेंटर ऑफ ग्रेविटी आपके जी हो गया, ठीक है। और इसके नीचे बायोन्सी फोर्स हुआ था पहले। अब इसके बाद ऊपर क्या था, बायोन्सी फोर्स को मैच करिए, ये वाला पॉइंट है, ये भी इसका बाद क्या था आपके पास, जी था, यहाँ पे क्या बायोन्सी फोर्स है। तो आप देखोगे जैसे जैसे आप एक्सलेट करेंगी, जैसे जैसे ऑस्किलेट करेगी, तो ये जो एक्सिस होगा, ये एक्सिस, इसको भी एक्सिस देख, तो ये है आपके पास, ये क्या है आपके पास, ये आपके पास जी है और ये आपके पास बी है। दूसरा आपके पास जिसे मैं ऑस्किलेट कर दिया इसको, तो ऑस्किलेट करने के बाद इस तरह से हो जाएगा। अब इसकी एक्सिस जो यहाँ पर टच करेगी, कट करेगी, इसे बोलेंगे मेटा। अब आपके पास जी वही है, बी वही हो जाएगा, इसे बोलेंगे मेटा सेंटर। और मेटा सेंटर हमेशा ऊपर होना चाहिए, किससे, जहाँ पे सेंट्रॉइड और बायोन्सी के सेंट्रॉइड से ऊपर होना चाहिए, दोनों के बी और जी से हमेशा ऊपर होना चाहिए, तभी वो स्टेबल होगा, वरना जहाज डूब जाएगा। क्या हो जाएगा, जहाज को डूब जाएगा। तो मेटा सेंटर के अबाउट क्या हो जाएगा आपके पास, ये जो ऑस्किलेशन होता है वो अबाउट मेटा सेंटर पे होता है। A body floating in a liquid is said to be neutral equilibrium फिर मेटा सेंटर है। देखो एक होता है स्टेबल, एक होता है न्यूट्रल, और एक होता है अनस्टेबल। अगर बॉडी फ्लोट कर रही है, कैसा तैर रही है, बॉडी अगर तैर रही है, तो स्टेबल कंडीशन में हमेशा मेटा सेंटर हमेशा किससे आ जाएगा, बी और जी से आगे होगा, बी और जी से ऊपर होगा ना। इसे बताया था लास्ट केस में, देखो यहाँ को मेटा सेंटर हमेशा बी और जी से ऊपर है, ये स्टेबल है, स्टेबल हो गया। न्यूट्रल में क्या करेगा, मेटा सेंटर बेटा ये कोइंसाइड कर जाएगा किससे, ग्रेविटी से, जी से, सेंटर ऑफ ग्रेविटी से, तो कोइंसाइड कर जाएगा। और ये आपके पास स्टेबल में क्या हो जाएगा, ग्रेविटी सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऊपर हो जाएगा, मेटा सेंटर, मतलब मेटा सेंटर नीचे हो जाएगा, तो अनस्टेबल डूब जाएगा। ये तो डूबा रहेगा, आधा डूबा रहेगा, आधा ऊपर रहेगा जहाज, और ये बाकी बढ़ने से अच्छी स्पीड से वो तैरता रहेगा। तो अगर आपसे पूछा न्यूट्रल आपके पास कंडीशन है, तो मेटा सेंटर बेटा कोइंसाइड किससे करेगा आपसे, सेंटर ऑफ ग्रेविटी से। तो मेटा सेंटर कोइंसाइड विद सेंटर ऑफ ग्रेविटी, क्या यही सही है, ये सही है आपके पास, ठीक है ना, नीचे है ना ऊपर है, कहां पे कोइंसाइड है, न्यूट्रल कंडीशन। स्टेबल है बोलते तो आप बोलते हैं मेटा सेंटर कहां है, ज्यादा है किससे, ग्रेविटी से। फ्लोटिंग बॉडी विल रिमेन इन स्टेबल इक्विलिब्रियम, देखिए सीधे इसमें स्टेबल हो गया। अब बताइए स्टेबल क्या होगा, मेटा सेंटर क्या होना चाहिए आपके ऊपर होना चाहिए। तो मेटा सेंटर एम लाइज बिलो, ये गलत हो गया, मेटा सेंटर एम लाइज एबव द सेंटर ऑफ ग्रेविटी, क्या भी सही है आपके पास, तो बी आपके पास करेक्ट हो जाएगा। मेटा सेंटर हमेशा होना चाहिए स्टेबल इक्विलिब्रियम में। सेंटर ऑफ बायोन्सी क्या होता है, सेंटर ऑफ बायोन्सी, ये तो आपके पास बहुत चाहता है एग्जाम में आपसे क्वेश्चन बराबर पूछ सकता है, सेंटर ऑफ बायोन्सी। तो बच्चों सेंटर ऑफ बायोन्सी क्या होता है, जो जैसे मान लो पानी में कूदते हो,
जो पानी में कूदोगे तो पानी क्या करोगे, जब से कूदोगे पानी वहां से अपने स्थान से हट जाएगा। कितना हटेगा, आपके वेट के बराबर हटेगा। तो वेट का सेंट्रॉइड निकालिए, जितना पानी हटाया है उसका सेंट्रॉइड निकाल दीजिए, वही उसका क्या हो जाएगा, सेंटर ऑफ बैलेंसिंग। तो सेंट्रॉइड ऑफ डिस्प्लेस्ड वॉल्यूम ऑफ द फ्लूइड, क्या सही कर रही है ये। तो आपने जितना पानी कोई भी लकड़ी डालते हो तो वो लकड़ी के बराबर वेट हटा देगा अपने यहाँ से, जितना हटा उसका सेंट्रॉइड ले लीजिए, उसके बाद क्या हो जाएगा, सेंटर ऑफ बैलेंसिंग लेगा वो। सेंट्रॉइड ऑफ डिस्प्लेस्ड वॉल्यूम ऑफ द फ्लूइड ये हो जाएगा। flow whose streamline is represented by curve is called। ये बताया कि एक फ्लो हो रहा है जो streamline is represented by curve is called। तो streamline मैंने बताया था साई फंक्शन है, साई फंक्शन था आपके पास ये। तो साई आपके पास कैसा है, इसको सिर्फ डेल साई बाई डेल एक्स कर सकते थे, जिसका नाम था आपके पास बी, और डेल साई बाई डेल वाई करते थे, जिसको नाम बोलते थे माइनस क्यू। सिर्फ ये 2 डायमेंशनल में पाया जाता है, मैंने बताया था। जबकि मैंने बताया था कि पोटेंशियल जो फंक्शन होता है, वेलोसिटी ग्रेडियंट पोटेंशियल, वो 3 डायमेंशन में पाया जाता है, लेकिन ये स्ट्रीम लाइन है आपके पास 2 डायमेंशन में है। तो कितने डायमेंशन में ये 2 डायमेंशन। मैंने वैल्यू बताया था, जिससे एक एग्जांपल दिख रहा है इस पे। तो ये आपके पास रिप्रेजेंटेशन है। A curve that is everywhere tangent to the instantaneous local velocity। एक वेलोसिटी का कर्व है, इस पे टेंजेंट डाल देंगे, कहीं से टेंजेंट डालेंगे तो ये इसका स्ट्रीम लाइन का क्या डायरेक्शन पता है, ये स्ट्रीम लाइन का ही डायरेक्शन पता है, ठीक है। द कर्व इज एवरीवेयर टेंजेंट ऑफ द इंस्टेंटेनियस लोकल वेलोसिटी वेक्टर इज नोन एज स्ट्रीम लाइन। क्या आ जाएगा, स्ट्रीम लाइन। द स्ट्रीम लाइन इज डिफाइंड एज, ये वही बात आ गया, a line parallel to outer surface of pipe, नहीं, a line parallel to central axis of flow, line along which pressure drop is flow, line of equal velocity in a flow। तो ये जाएगा डी, वेलोसिटी यानी कि आपका स्पीड की क्या टेंजेंशियल है, तो इसके अबाउट क्या हो जाएगा आपके पास, लाइन इक्वल वेलोसिटी इन ए फ्लो, ठीक है। चलिए, वेलोसिटी पोटेंशियल फॉर 2 डायमेंशनल इज गिवन 2x - 2y x bracket में -2y - 1 determine the velocity at point 4 तो ये साइड दिया है, क्या दिया है, दूसरा फाई दिया है, वेलोसिटी पोटेंशियल फंक्शन दिया है। तो मैंने बताया था बेटा डेल फाई बाई डेल एक्स करेंगे तो आपके पास -u मिलेगा, और डेल फाई बाई डेल वाई करेंगे तो आपके पास मिलेगा -v। ठीक है, दो ही पॉइंट पूछा है, तो इसको निकालो, डेल फाई बाई डेल एक्स कर दीजिए, आपके पास क्या हो जाएगा, ये भाई एक्स रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो आपके पास फिर मिलेगा 2y - 1। बाकी सब कांस्टेंट मान लो, 2y - 1 कांस्टेंट हो गया, एक्स रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन 1 जाएगा, 2y - 1। डेल फाई बाई डेल वाई, वाई के रिस्पेक्ट में करिए, आप वाई के रिस्पेक्ट में करेंगे तो एक्स कांस्टेंट मान लीजिए, तो आपके पास मिलेगा यहाँ पे 2x भाई 2x वाई करेंगे, एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं हम, भाई वाई के रिस्पेक्ट में 2x आपके पास मिल जाएगा, x कांस्टेंट मिलेगा तो 0 मिलेगा आपके पास, मिलेगा, ठीक है। तो u की वेलोसिटी आपके पास आ जाएगी, u के बराबर निकालते हैं, u कितना हो जाएगा, माइनस फिर भेज दीजिए 2y - 1 कर दीजिए, यहाँ भी v को माइनस में भेज दीजिए, -2x कर दीजिए। अब वैल्यू रख दीजिए 4 5, यानी x की जगह 4 और y की जगह 5 रखिए यहाँ पर, तो x की जगह 4 रखेंगे, y की जगह 5 रखेंगे, x की जगह 4 x है ही, y रखेंगे, ये 5 10 10 - 1 कितना हो गया 9, तो u की वैल्यू हो जाएगी -9 और v की वैल्यू क्या हो जाएगी आपके पास, यहाँ पे x रखेंगे तो यानी कि 8। अब इसका क्या लेना है, मैग्नीट्यूड लेना है, कितना आएगा, √u² प्लस v स्क्वायर आपके पास नेट वेलोसिटी आ जाएगा। तो वो नेट वेलोसिटी कितना हो जाएगा, √9² तो -9 का स्क्वायर करेंगे तो पॉजिटिव में आएगा, -8 का भी स्क्वायर करेंगे तो पॉजिटिव में आएगा, 81 प्लस 64 का रूट ले लीजिए आप, ये कितना हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 145 हो जाएगा ना रूट में। तो अब 145 बेटा कितना आता है, 12 आता है, 12 सॉल्व हो जाएगा, 12.04 आपके पास क्या हो जाएगा, यहाँ से आंसर हो जाएगा, ठीक है। वेलोसिटी पोटेंशियल फाई, तो ये क्या आपके पास एग्जिस्ट फॉर इरोटेशनल फ्लो डिराइव्ड फ्रॉम कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम प्रिंसिपल, एग्जिस्ट फॉर रोटेशनल एज वेल एज इरोटेशनल फ्लो डिराइव्ड फ्रॉम कंजर्वेशन ऑफ मास। तो आपको ये क्या बताया था मैंने, फाई जो होता था आपके पास, ये वेलोसिटी पोटेंशियल फंक्शन है, तो ये किसके लिए था हमेशा, ये था आपके पास हमेशा किसके, इरोटेशनल के लिए, किसके, इरोटेशनल के लिए, ठीक है।
तो हमेशा इरोटेशनल के लिए क्या करेगा, वो फॉलो करेगा यहाँ से। वर्टिसिटी इज गिवन बाय, वर्टिसिटी मैंने बताया था कि वर्टिसिटी आप निकालने के लिए 2 टाइम्स ऑफ ओमेगा जेड कर देते हो। तो ओमेगा जेड क्या था आपके पास, यही तक इरोटेशनल था, रोटेशनल या रोटेशनल आपके पास। तो कितना टाइम्स जाएगा, 2 टाइम्स रोटेशनल आपके पास यहाँ से आ जाएगा। स्ट्रीम फंक्शन, स्ट्रीम फंक्शन साई, साई क्या होता है आपके पास, is a mathematical function which has no physical equivalent, is defined for the steady and incompressible flow that satisfy Laplace equation for rotational motion may not remain constant for streamline। तो streamline जो होता है आपके पास, ये आपके पास हो जाएगा define the steady and incompressible flow के लिए, इसके लिए incompressible। Bernoulli equation is the application to conservation क्या है, क्या है applicable to, क्या compressible fluid, incompressible, Newtonian fluid, non Newtonian fluid, इसमें अप्लाई होता है। ये मैंने 7 प्रॉपर्टी बताया था आपको, इसका ये हो जाएगा इसमें इनकम्प्रेसिबल के लिए अप्लाई, क्या हो जाएगा, इनकम्प्रेसिबल, इनकम्प्रेसिबल, इरोटेशनल, इनविस्कस, ऐसे तमाम आपके 7 प्रॉपर्टी बताए थे। बर्नौली इक्वेशन एप्लीकेबल टू, ये तो हो जाएगा इनकम्प्रेसिबल। Venturimeter is used to measure flow of fluid in pipe when pipe is, तो horizontal होना चाहिए तभी मेजर कर पाएगा, क्या वर्टिकल होगा तभी मेजर कर पाएगा, वर्टिकल लेकिन अपवर्ड होगा तो ये किसी भी डायरेक्शन में मेजर कर देगा। तो किसी भी डायरेक्शन यानी एनी पोजीशन में आपके पास क्या मेजर कर देता है, वेंचुरीमीटर। ऐसा नहीं आप सिर्फ वर्टिकल रख रहे हैं, ऐसा नहीं सिर्फ आप होरिजेंटल रख रहे हैं, ऐसा नहीं आपके पास कैसे किस तरह से फ्लो हो रहा है, अपवर्ड या डाउनवर्ड, किसी भी डायरेक्शन में वो क्या करेगा, वेंचुरीमीटर आपके पास फ्लो रेट दे देगा मेजर। नेवियर स्टोक्स इक्वेशन आर यूजफुल इन द एनालिसिस, मैंने कहा बहुत इंपॉर्टेंट है, कितनी बार अच्छे से मैंने कराया था, इसको चिल्ला चिल्ला बताया था बच्चों। ये विस्कोस के लिए क्या है, विस्कस फ्लो के लिए क्या करता है, इसमें अलग अलग फोर्सेस दिया था आपके, रेनॉल्ड फोर्सेस था, नेवियर स्टोक्स फोर्सेस, सेंसर में क्या क्या कौन फोर्सेस एप्लीकेबल होते हैं, ठीक है, इसमें बताया था। इसमें विस्कस फ्लो आपके पास क्या हो जाएगा, इसमें आ जाएगा विस्कोसिटी होगा, इसमें यूज होगा नेवियर स्टोक्स होगा। बर्नौली थ्योरम डील विद द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ, ठीक है, एनर्जी, मोमेंटम, मास, फोर्स, कैसा है ये कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी आपके पास गिवन हो गया। द कोएफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज इन ओरिफिस, सीडी की वैल्यू दिया है, कितना दिया है 0.6, एंड कोएफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी कितना दिया आपके पास 0.95, देन द कोएफिशिएंट ऑफ कंट्रैक्शन सीसी कितना होगा। तो मैंने बताया था बेटा सीडी की जो कोएफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज होता है वो सीसी इंटू सी होता है। तो आपको क्या क्या दिया है, सी डी दिया है 0.6 बराबर सी ने दिया, आपके पास पूछ रहा है सी कितना होता है 0.95। इसको सॉल्व करिए, सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0.6 डिवाइड बाय 0.95, ठीक है। अब इसमें 100 से मल्टीप्लाई करिए तो 60 डिवाइड बाय कितना हो जाएगा 0.95, जाएगा नहीं वो तो पॉइंट में जाएगा, तो पॉइंट आपके पास यहाँ से रख लेते हैं 0.5, यहाँ 600 हो जाएगा, तो आप करेंगे कितना 6 बार, हाँ 6 बार आ जाएगा, 0.6 नहीं दिख रहा होगा आपके पास, ये ऑप्शन, तो यहाँ से आपके पास क्या जाएगा 0.631, ठीक है। कैलकुलेशन सही है आप लोग का। द रेंज ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज ऑफ ओरिफिस मीटर, भाई ओरिफिस मीटर में कितना आपके पास क्या होता है, अरे सीडी डिस्चार्ज कोएफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज मतलब सीडी, ये किसका लिए ओरिफिस ने बताया था, तो ओरिफिस और उसके लिए दोनों के वैल्यू अलग बताया था। मैंने कहा डायरेक्टली एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं, देखो ऐसे क्वेश्चन आपके आए हैं। सीडी की वैल्यू होती है 0.65 से लेके 0.69 या 68 के आसपास होती है। तो आपसे कौन सा ऑप्शन मैच कर जाएगा, ए वाला मैच कर जाएगा आपके पास 0.7, 0.6, 8.65 ऐसे आसपास आपकी मिलेगी हमेशा। ये फिक्स वैल्यू होता है, इतने इतने के बीच में मिलेगी, तो आपको याद रखना सीधा। और किस में कितना होता है 0.6 लेकर 0.7 याद रखो, उसके बीच में आएगा कहीं कहीं। पिटाट टीप इज यूज्ड टू मेजर द फ्लो रेट ऑफ फ्लूइड, वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड, डेंसिटी ऑफ फ्लूइड। ये वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ से क्वेश्चन 12 पूछे गए बेटा, यहाँ से याद रखना। The mean velocity of water is smaller and is larger and pipe is 20 meter per second and 5 meter per second. The area of smaller end is
200 mm स्क्वायर, देन द एरिया ऑफ लार्जर रिंग। तो प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी दिया है, एक्स ए आपके पास पाइप एक छोटा सेक्शन एक बड़ा सेक्शन है। द मीन वेलोसिटी ऑफ वाटर इज स्मॉलर इंड एंड लार्जर इंड इन पाइप आर 20। स्मॉलर इंड में आपके पास यहाँ पे 20 मीटर पर सेकंड से वाटर ज्यादा, लेकिन बाहर निकल रहा है कितने पर, लार्जर इंड में 5 मीटर पर सेकंड से। और एरिया ऑफ द स्मॉलर इंड भी आपके पास 2500 mm स्क्वायर। एरिया पूछा कितना हो जाएगा बताओ। तो क्या पता है हमको, A1 B1 यहाँ है और A2 B2 आपके पास ये है। तो प्रिंसिपल आप क्या इक्वेशन कंटिन्यूटी या इक्वेशन क्या करता है भाई, A1 B1 बराबर क्या हो जाएगा, A2 B2। A1 आपके पास दिया है बच्चों, आपके पास 2500। A1 एरिया होगा, वेलोसिटी आपके पास 20 है, एरिया आपके पास इधर हो जाएगा 5 और वेलोसिटी कितना दिया, यूनिट ध्यान रखना, मीटर पर सेकंड सही है, एमएम में आएगा आपके पास एरिया 18। चलिए यहाँ से काटेंगे तो 5 चौक का 20 हो जाएगा, 25 चौक का कितना हो जाएगा 100 के 2 शून्य मिल जाएगा आपके पास। तो आपके पास कितना हो जाएगा, 2 के 2 4 मिलेंगे आपके पास। तो 4 मिलेंगे ना, सही तो दिखाऊंगा मैं। 25 तो ये है, 20 ये है, 5 आपके पास गिवन है वो 5 सही है, 5 को 20, 25 से 100 करके 2 शून्य मिलेंगे mm। हाँ ये टामर है, पावर यहाँ से ये आएगा आपके पास आंसर। द फ्लो फील्ड एट स्टेगनेशन पॉइंट इज, स्टेगनेशन पॉइंट का फ्लो कैसा होगा, प्रेशर इज 0, टोटल एनर्जी 0, प्रेशर हेड इज इक्वल टू वेलोसिटी हेड, ऑल द वेलोसिटी हेड कन्वर्टेड इनटू प्रेशर हेड। तो स्टेगनेशन पॉइंट पे क्या होता है आपके पास, स्टेगनेशन पॉइंट पर प्रेशर हेड इक्वल टू क्या हो जाएगा, वेलोसिटी हेड आपके पास 0 होगा। रोटामीटर मैंने बताया था सभी इंस्ट्रूमेंट लिखवाया था, सबका यूज लिखवाया था, ठीक है। मैंने बोला था यहाँ से क्वेश्चन आपके पास पूछा जाता है, रोटामीटर पूछ दिया गया आपसे। रोटामीटर क्या करता है, तो रोटामीटर बेसिकली क्या करता है, फ्लो ऑफ लिक्विड और गैसेस को मेजर करता है। कैसा बनता है, फ्लो ऑफ लिक्विड एंड गैसेस को मेजर करेगा। यहाँ से कितनी बार क्वेश्चन आया, बहुत बार इंपॉर्टेंट, यहाँ से जेईई वगैरह पूछा गया है। हार्ट वायर एनोमीटर ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी स्टार लगवाया था यहाँ पर, ये पढ़ लेना। ये भी क्या करता है, ये भी मेजर करता है क्या, वेलोसिटी मेजर करता है आपके पास। तो मेजर वेलोसिटी ऑफ एयर स्ट्रीम, मेजर टेंपरेचर, मेजर थर्मल कांस्टेंट, ये भी वेलोसिटी मेजर करता है आपके पास एयर। जबकि आपने बताया कि फ्लक्चुएशन जहाँ पे हो, फ्लक्चुएशन यहाँ फ्लक्चुएट कभी वेलोसिटी को भी मेजर कर लेता है, तो फ्लक्चुएशन वेलोसिटी को भी मेजर कर लेता है, ठीक है। जैसे आपके पास टर्बुलेंट टाइम आपके पास जहाँ मिले, तो हार्ट वायर एनोमीटर। द हेड लॉस इज मोर इन, सबसे ज्यादा किसमें होता है हेड लॉस, वो होता है ओरिफिस मीटर में, इसमें ओरिफिस में तो हेड लॉस। ये बच्चों आपके सब 50 क्वेश्चंस जो आपसे क्वेश्चन बराबर एग्जाम में पूछे गए हैं, नॉर्मल एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। और ये क्वेश्चन आपके पास हर जगह देखेंगे, कोई क्वेश्चन बेटा आपके जेईई में एई में ये रिपीटेड क्वेश्चन है, यानी कि ये कैसा है कि आता है, आया है और आएगा। तो ये क्वेश्चन आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप जब जैसे क्वेश्चन रिविजन करेंगे वैसे वैसे आप चीजों को लेकर अच्छे से समझ जाएंगे और आपके लिए कॉन्फिडेंस बूस्ट करेगा कि हाँ और हम आगे और अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच गाइस, यहाँ पे रखते हैं आपके पास। अगली बार जो आप आएंगे आपके पास पार्ट भी डिस्कस करेंगे, उसमें जो आपके पास फ्लूइड चैप्टर बचा हुआ है, बाउंडेड एयर थ्योरी, और आपके पास पाइप फ्लो बचा हुआ है, और टर्बुलेंट और लैमिनार फ्लो है, और इसमें कुछ पार्ट आएंगे जो इसको डिस्कस करेंगे डायमेंशन एनालिसिस का। सो इसको लेकर कंप्लीट करेंगे आपके पास पार्ट भी, और उसके बाद एक आपके पास समय चल रहा है हाइड्रोलिक फ्लूइड एंड टर्बो मशीनरी, उसके बाद उसकी जैसे कंप्लीट होगा उसका रिवीजन करेंगे। सो थैंक यू सो मच, ठीक है। लाइक करें, शेयर करें, खुश रहे, थैंक यू सो मच।